बचपन की वो कविता याद है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार? हाँ बिल्कुल। ये तारे, ये रात का आसमान हमेशा से एक फैसिनेशन रहा है ना, सही बात है। मन में सवाल आते हैं, कितने तारे हैं, कैसे बने ये सब। और ये पूरा ब्रह्मांड क्या हमेशा से ऐसा ही था? आज हम इन्हीं सवालों में थोड़ा गहरा उतरेंगे, भौतिक भूगोल के नजरिए से। बिल्कुल। हमारे पास एनसीईआरटी कक्षा 11 की भौतिक भूगोल पुस्तक के कुछ अंश हैं, तो कोशिश रहेगी कि पृथ्वी और ब्रह्मांड की कहानी को समझें जैसा इन स्रोतों में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि ग्रहों के बनने को लेकर एक शुरुआती विचार था, नेब्युलर परिकल्पना। ये क्या था? हाँ, ये नेब्युलर हाइपोथेसिस। इसकी शुरुआत इमैनुअल कांट ने की थी, जर्मनी के दार्शनिक थे। अच्छा। और फिर बाद में लाप्लास जो गणितज्ञ थे, उन्होंने 1796 में इसे थोड़ा सुधारा। तो बेसिक आइडिया ये था कि ग्रह जो हैं वो सूरज के साथ जुड़े गैस और धूल के एक बादल से बने, एक घूमता हुआ बादल जिसे नेबुला या निहारिका कहते हैं। ओके, मतलब सूरज से ही निकले पदार्थ से। शुरू में ऐसा ही सोचा गया, लेकिन फिर अब देखिए, विज्ञान तो बदलता रहता है। हाँ बिल्कुल। तो 1950 के आसपास रूस के ऑटो श्मिट और जर्मनी के कार्ल वाइसेकर, इन्होंने इसमें कुछ बदलाव किए। क्या बदलाव थे वो? उन्होंने कहा कि सूरज जो था वो एक सौर निहारिका, मतलब सोलर नेब्यूला से घिरा था। इसमें हाइड्रोजन थी, हीलियम थी और धूल के कण भी थे। अच्छा, तो सूरज के आसपास का मटेरियल। हाँ बिल्कुल। और इन कणों के आपस में टकराने से, चिपकने से इसे अभिवृद्धि या अक्रीशन कहते हैं। इसी प्रोसेस से धीरे धीरे ग्रह बने। तो फर्क ये था कि ग्रह सिर्फ सूरज के टुकड़ों से नहीं, बल्कि उसके चारों ओर जो धूल और गैस का बादल था उससे बने। ये दिलचस्प है कि कैसे हमारी समझ धीरे धीरे विकसित हुई है। पर ये तो सौर मंडल की बात हुई। हाँ। स्रोत हमें पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत तक ले जाते हैं। बिग बैंग थ्योरी का जिक्र आता है। सही। आज के समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे ज्यादा माना जाने वाला सिद्धांत यही है, बिग बैंग। इसे विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं, है ना? हाँ, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। असल में 1920s में एडविन हबल ने इसके सबूत दिए थे। क्या सबूत? उन्होंने देखा है कि ब्रह्मांड फैल रहा है, मतलब आकाशगंगाएं जो हैं, गैलेक्सीज, वो लगातार एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ओह, वो गुब्बारे वाला उदाहरण यहाँ सही बैठता है शायद। जैसे गुब्बारे पर डॉट लगा दें और फुलाएं तो डॉट दूर जाते हैं। हाँ, वो समझाने के लिए अच्छा है, पर उसमें एक छोटा सा पेच है। क्या? गुब्बारे पर जो निशान है वो फूलने पर खुद भी खिंचकर बड़े हो जाते हैं। हाँ, वो तो है। पर वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाशगंगाएं खुद नहीं फैल रही, उनके बीच की जो जगह है, स्पेस, वो फैल रहा है। अच्छा, ये बारीक बात है। ओके, तो ये बिग बैंग था क्या असल में? सिद्धांत ये कहता है कि लगभग 13.7 अरब साल पहले ब्रह्मांड का सारा पदार्थ, सारी ऊर्जा, सब कुछ एक बहुत ही छोटे बिंदु में सिमटा हुआ था। सोचिए कितना गर्म और घना रहा होगा वो। कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, उसे विलक्षण परमाणु या सिंगुलैरिटी कह सकते हैं। फिर उसमें हुआ एक जबरदस्त महाविस्फोट, बिग बैंग। और उसी से सब शुरू हुआ। फैलाव। बिल्कुल, उसी धमाके के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलना शुरू हुआ और ये फैलाव आज भी जारी है। कमाल है। स्रोत ये भी बताते हैं कि बिग बैंग के सिर्फ 3 मिनट के अंदर ही पहले परमाणु बनने लगे थे। हाँ, सोचिए कितनी तेजी से हुआ होगा सब। विस्फोट के फौरन बाद ऊर्जा पदार्थ में बदलने लगी। कुछ ही मिनटों में मूल कण बने, फिर पहले परमाणु नाभिक, और फिर करीब 3 लाख साल लगे। तब जाकर तापमान थोड़ा गिरा, करीब 4500 केल्विन तक। तब स्थायी परमाणु बन पाए और ब्रह्मांड कह सकते हैं पारदर्शी हो गया। पारदर्शी मतलब प्रकाश अब बिना टकराए दूर तक जा सकता था। पहले वो कणों से टकराता रहता था। अच्छा, क्या बिग बैंग का कोई और नजरिया भी था पहले? हाँ, एक समय में हॉयल का स्थिर अवस्था सिद्धांत था, स्टेडी स्टेट थ्योरी। वो क्या कहती थी? वो मानते थे कि ब्रह्मांड हमेशा से करीब करीब ऐसा ही रहा है और ये फैल नहीं रहा। लेकिन फिर हबल के सबूत आ गए। हाँ, जैसे जैसे ब्रह्मांड के विस्तार के सबूत मिलते गए, वैज्ञानिक समुदाय का झुकाव बिग बैंग की तरफ हो गया। ठीक है, तो ब्रह्मांड फैल रहा था, पदार्थ बन गया था, लेकिन ये अलग अलग गैलेक्सीज और तारे कैसे बने? यहाँ गुरुत्वाकर्षण का रोल आता है। अच्छा। बिग बैंग के बाद जो पदार्थ और ऊर्जा फैली, वो एकदम बराबर नहीं फैली थी। कहीं थोड़ी ज्यादा, कहीं थोड़ी कम। जहां पदार्थ थोड़ा ज्यादा इकट्ठा हुआ, वहां गुरुत्वाकर्षण भी ज्यादा मजबूत हो गया। उसने आसपास के और पदार्थ को अपनी तरफ खींचा, और इसी खिंचाव से धीरे धीरे वो विशाल संरचनाएं बनी जिन्हें हम आकाशगंगा या गैलेक्सी कहते हैं।
और इन गैलेक्सीज में तारे कैसे बने? शुरू होता है हाइड्रोजन गैस के बहुत बड़े बड़े बादलों से। इन्हें भी निहारिका या नेबुला कहते हैं। इन बादलों में गैस के झुंड गुरुत्वाकर्षण से और सिकुड़ते जाते हैं, घने होते जाते हैं। अच्छा। जब केंद्र में दबाव और तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वहां परमाणु संलयन मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। और उसी से तारा चमकने लगता है? बिल्कुल। और माना जाता है कि ये तारों का बनना करीब 5-6 अरब साल पहले शुरू हुआ होगा। वाह। और इन तारों और गैलेक्सीज के बीच की जो भयानक दूरियां हैं, शोध में प्रकाश वर्ष का जिक्र है। ये क्या चीज है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। प्रकाश वर्ष मतलब लाइट ईयर, ये समय का नहीं, दूरी का माप है। दूरी का? मैं तो हमेशा समय समझती थी। नहीं, ये आम गलतफहमी है। देखिए, प्रकाश 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर चलता है। हाँ। तो 1 साल में वो जितनी दूरी तय कर लेगा उसी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये करीब 9.46 खरब किलोमीटर होती है। खरब किलोमीटर? बाप रे। हाँ, सोचिए, हमारा सबसे करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी वो भी 4 प्रकाश वर्ष से ज्यादा दूर है। तुलना के लिए सूरज से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना वक्त लगता है? वो तो सिर्फ 8.3 मिनट लगते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि प्रकाश वर्ष कितनी बड़ी दूरी है। ये दूरियां तो सच में कल्पना से परे हैं। तो आज हमने एनसीईआरटी के अंशों से ये समझा कि कैसे ग्रहों की उत्पत्ति की वो जो निब्यूलर परिकल्पना थी, उससे हम पूरे ब्रह्मांड की कहानी तक पहुंचे। बिग बैंग हुआ, एक बिंदु से शुरुआत हुई, ब्रह्मांड फैला, हबल ने इसका सबूत दिया, और फिर इसी फैलाव में गुरुत्वाकर्षण ने अपना काम किया, जिससे आकाशगंगाएं और तारे बने। बिल्कुल। हमने वो शुरुआती असमानताओं से लेकर तारों के बनने तक का सफर देखा और ये भी जाना कि प्रकाश वर्ष जैसी इकाइयां इस विशाल ब्रह्मांड को नापने में कैसे मदद करती हैं। सही कहा। आज हम पृथ्वी के अरबों साल पुराने इतिहास की गहराइयों में उतर रहे हैं। सोचिए, कैसे एक तपता हुआ चट्टानी गोला है ना, वो पानी और जीवन से भरे हमारे इस नीले ग्रह में बदल गया। हमारी ये पड़ताल ग्रहों और पृथ्वी का विकास नाम के दस्तावेज पर आधारित है। हाँ, बिल्कुल। और हमारा मकसद है इस लंबे सफर के खास पड़ावों को समझना, जैसे कि ग्रह कैसे बने, फिर पृथ्वी की अंदरूनी बनावट मतलब स्थल मंडल, और फिर वायुमंडल और महासागरों का विकास कैसे हुआ, और सबसे अहम जीवन की पहली चिंगारी वो कैसे जली। ये वाकई एक आप कह सकते हैं हैरत अंगेज कहानी है। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। ग्रह बने कैसे? दस्तावेज तो कहता है कि सब कुछ नेबुला यानी गैस और धूल के वो जो बड़े बड़े बादल होते हैं ना, उनसे शुरू हुआ, जहां तारे बनते हैं। सही। तो ऐसा हुआ कि गुरुत्वाकर्षण ने इन बादलों के केंद्र में गैस को खींचा, इकट्ठा किया, जिससे कोर बना, और उसके चारों ओर धूल और गैस की एक घूमती हुई तश्तरी जैसी बन गई। अच्छा, एक डिस्क। हाँ, एक डिस्क। और इसी तश्तरी में पदार्थ के कण आपस में टकराए, जुड़े, और उनसे पहले छोटे छोटे पिंड बने। इन्हें प्लैनेटेसिमल कहते हैं। प्लैनेटेसिमल मतलब धूल के कणों से शुरू होकर? हाँ, बिल्कुल, धूल के कणों से। और फिर ये छोटे पिंड, ये प्लैनेटेसिमल, आपस में जुड़ते गए, जैसे बर्फ का गोला बड़ा होता जाता है ना। हाँ, स्नोबॉल इफेक्ट जैसा कुछ। बिल्कुल वही। गुरुत्वाकर्षण ने अपना काम किया और ये जुड़कर ग्रहों के भ्रूण बने, और फिर धीरे धीरे आज के ग्रहों ने शक्ल ली। हमारी शुरुआती पृथ्वी भी वो इसी प्रक्रिया से बनी। शुरुआती पृथ्वी, हाँ, दस्तावेज में लिखा है वो आज जैसी तो बिल्कुल नहीं थी। एकदम बंजर, चट्टानी और बहुत गर्म, और वो हाइड्रोजन हीलियम वाला हल्का सा वायुमंडल। फिर ये अंदर से ऐसी परतदार कैसे बन गई, मतलब कोर, मेंटल, क्रस्ट? देखिए, जैसे जैसे अंदर का तापमान बढ़ा, पृथ्वी के अंदर का पदार्थ पिघलने लगा। तब एक बहुत जरूरी प्रक्रिया हुई जिसे विभेदन कहते हैं। विभेदन? हाँ, डिफरेंशिएशन। इसमें क्या हुआ कि जो भारी तत्व थे जैसे लोहा, निकल, वो पिघलकर केंद्र की तरफ चले गए, पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर में, और जो हल्के सिलिकेट वाले पदार्थ थे वो ऊपर सतह की तरफ आ गए। अच्छा, तो इसी से ये परतें बनी, क्रोड, मैंटल और भूपरपट्टी। क्या ये सिर्फ परतें बनाने के लिए ही हुआ? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसी भारी धात्विक क्रोड की वजह से पृथ्वी को एक ताकतवर चुंबकीय क्षेत्र मिला, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड। और यही चुंबकीय क्षेत्र बाद में हमारे वायुमंडल के लिए एक ढाल बना, खतरनाक सौर पवनों से बचाने वाली ढाल। आप सोचिए, जीवन के पनपने के लिए ये कितना जरूरी था। और इसी दौरान एक बहुत बड़ा टकराव भी हुआ, विशाल प्रभाव, अ जायंट इम्पैक्ट कहते हैं। माना जाता है कि इसी से हमारा चांद बना। अच्छा, उसी टक्कर से? हाँ,
और इस टक्कर ने पृथ्वी को और गर्म किया और इस विभेदन की प्रक्रिया में भी मदद की। कमाल है। तो मतलब जमीन तैयार हो गई, वो भी एक सुरक्षा कवच के साथ, लेकिन फिर हवा और पानी, हाँ। वो भी तो चाहिए ना रहने लायक ग्रह के लिए। वो कैसे आए? आज का ये जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला वायुमंडल है, ये कैसे बना? इसका विकास भी कई चरणों में हुआ। देखिए, पहला जो वायुमंडल था ना, हाइड्रोजन हीलियम वाला, वो तो टिक नहीं पाया। क्यों? सूरज से आने वाली ताकतवर सौर पवनों ने उसे उड़ा दिया। अच्छा। और ये सिर्फ पृथ्वी के साथ नहीं, बाकी चट्टानी ग्रहों के साथ भी ऐसा ही हुआ। अच्छा, यानी वायुमंडल खत्म, फिर दोबारा कैसे बना? हाँ, तो जब पृथ्वी थोड़ी ठंडी हुई, ठोस बनी, हाँ। तब अंदर की गर्मी और दबाव से गैसें और जलवाष्प बाहर निकलने लगी। अच्छा। ज्वालामुखी विस्फोटों के जरिए। ओह अच्छा, ज्वालामुखियों से। इसे डी गैसिंग कहते हैं। बिल्कुल। डी गैसिंग। तो इस दूसरे वायुमंडल में जलवाष्प थी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, थोड़ी मीथेन, अमोनिया, ये सब गैसें थी। पर ऑक्सीजन वो लगभग ना के बराबर थी। ऑक्सीजन नहीं थी। हाँ। और फिर आया तीसरा चरण, जी, जिसमें कहते हैं जीवन का हाथ था। हाँ, सही। लेकिन उससे ठीक पहले एक और जरूरी चीज हुई। जैसे जैसे पृथ्वी और ठंडी हुई, वायुमंडल में जो जलवाष्प थी वो संघनित हुई, मतलब कंडेंस हुई और बारिश के रूप में बरसने लगी। बारिश? हाँ, और ये कोई ऐसी वैसी बारिश नहीं थी, लाखों साल तक मूसलाधार बारिश। इसी बारिश ने पृथ्वी के बड़े बड़े गड्ढों को भरा और विशाल महासागरों को जन्म दिया। लाखों साल बारिश? बाप रे। बाप रे। हाँ, और स्रोत के मुताबिक ये पृथ्वी बनने के करीब 50 करोड़ साल के अंदर ही हो गया था। यानी लगभग 4 अरब साल पहले महासागर बन चुके थे। 4 अरब साल पहले महासागर? ये तो वाकई कमाल है। और ऑक्सीजन का क्या हुआ फिर? ऑक्सीजन के लिए, जैसा आपने कहा, जीवन का इंतजार करना पड़ा। करीब 2.5 से 3 अरब साल पहले जब शुरुआती जीवन रूपों ने, जैसे साइनोबैक्टीरिया या नीली हरी शैवाल ने, प्रकाश संश्लेषण करना सीखा। फोटोसिंथेसिस। हाँ, फोटोसिंथेसिस। तब ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर पैदा हुई। लेकिन ये ऑक्सीजन पहले सीधे हवा में नहीं गई, पहले ये महासागरों के पानी में घुलती रही। अच्छा, पहले पानी में घुली। हाँ, और जब महासागर ऑक्सीजन से पूरी तरह संतृप्त हो गए, मतलब सैचुरेट हो गए, तब जाके करीब 2 अरब साल पहले ऑक्सीजन वायुमंडल में फैलना शुरू हुई और धीरे धीरे उसने हमारे वायुमंडल की पूरी संरचना ही बदल दी। तो मतलब वायुमंडल और महासागर जीवन से पहले बने, पर जीवन ने ही वायुमंडल को वो रूप दिया जो आज है। वाह। और अब सबसे बड़ा सवाल, जीवन की उत्पत्ति। शुरुआत में तो आपने कहा हालात बिल्कुल मुश्किल थे। बिल्कुल मुश्किल। शुरुआती पृथ्वी जीवन के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं थी। देखिए, आधुनिक विज्ञान ये मानता है कि जीवन की शुरुआत कोई जादुई घटना नहीं थी, बल्कि ये जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाओं का नतीजा था। रासायनिक प्रतिक्रियाएं मतलब केमिकल रिएक्शंस? हाँ, शायद समुद्रों में, या हो सकता है गर्म पानी के सोतों के पास, सरल अणुओं से जटिल कार्बनिक अणु बने और फिर इनमें से कुछ अणु ऐसे बन गए जो अपनी नकल बना सकते थे, मतलब रेप्लिकेट कर सकते थे। अपनी नकल। यहीं से निर्जीव से सजीव का सफर शुरू हुआ होगा। हाँ, माना यही जाता है। निर्जीव चीजों से जीवन का विकास, ये सोचना या विश्वसनीय लगता है, पर वैज्ञानिक मॉडल इसी तरफ इशारा करते हैं। और इसका कोई सबूत, कोई निशान? सबसे पुराने सबूत हमें चट्टानों में मिलते हैं। सूक्ष्म जीवाश्म, माइक्रोफॉसिल। कुछ तो 3 अरब साल से भी ज्यादा पुरानी चट्टानों में नीली हरी शैवाल जैसे दिखने वाले शुरुआती जीवन के निशान मिले हैं। 3 अरब साल पुराने? हाँ, तो आमतौर पे ये माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 3.8 अरब साल पहले शुरू हो गया था। तो संक्षेप में कहें तो हमने देखा कि कैसे धूल और गैस से ग्रह बने, फिर कैसे पृथ्वी के अंदर विभेदन हुआ जिससे परतें बनी और वो सुरक्षा कवच मैग्नेटिक फील्ड मिला, फिर डीगैसिंग और वो लाखों साल की बारिश से वायुमंडल और महासागर बने, और आखिर में कैसे जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं से जीवन शुरू हुआ और उसे न सिर्फ जन्म लिया बल्कि हमारे ग्रह को ही बदल दिया। बिल्कुल सही। और सबसे अहम बात यह है कि ये सब घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। पृथ्वी का आज का जो स्वरूप है वो अरबों सालों में हुए इन सभी बदलावों का एक दूसरे पर असर डालने का नतीजा है। ये सब कुछ एक विशाल, एक लगभग अकल्पनीय समय के पैमाने पर हुआ है। और ये विचार कि जीवन निर्जीव रसायनों से, केमिकल रिएक्शन से पैदा हुआ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? अगर ये पृथ्वी पर हो सका तो क्या ब्रह्मांड में कहीं और, किसी और ग्रह पर,
जहां शायद कभी शुरुआती पृथ्वी जैसी परिस्थितियां रही हों, क्या वहां भी जीवन की संभावना नहीं हो सकती? एक सोचने वाली बात है।